हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसके 7 सेट को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। यानी अगर पूछा जाए शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है तो 21A में है। ठीक है। और इसी संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। पहले कितने मूल कर्तव्य थे तो 10 थे, और 11वां मूल कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और 11वें मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है कि माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यानी यह भी शिक्षा से संबंधित था। और एक और चेंज किया गया नीति निषेध तत्व में, यानी डीपीएसपी में आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को भी चेंज किया गया, जिसके तहत 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल की बात कही गई आर्टिकल 45 में। तो इसके तहत 3 चेंजेस हुए। ठीक है, कौन कौन से? एक तो आर्टिकल 21 जुड़ा था, और एक 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा, और तीसरा क्या है डीपीएसपी यानी आर्टिकल 45 में की विषय वस्तु में चेंजेस हुए थे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इससे। ठीक है। और इन्हीं सबको प्रभावी करने के लिए, यानी शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए एक अधिनियम आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे आप आरटीई एक्ट कहते हैं। आरटीई तो वो 2009 में आया था। ठीक है, यह 2009 में आया था। और इसे लागू कब किया गया था तो 1 अप्रैल 2010। ये भी प्रश्न बनता है कि कब आया था और कब लागू हुआ था। तो 2010 में यह लागू हुआ था और 2009 में आया था। इतना आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे कई सारे प्रश्न आप देख ली बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद का पहला घंटा कहलाता है। तो संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है तो प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल कितने बजे से होता है? 11 से 12 बजे के बीच में होता है। प्रश्नकाल होता क्या है? इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती नदी ये कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। और हम बात करते हैं कावेरी नदी की कुछ और सहायक नदियों की, तो उसमें भवानी, आप ध्यान रखिए, भवानी, सिमसा, हरंगी, काबनी, अमरावती और सुवर्णावती भी आती है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ पे है तो यह दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। और हम बात करते हैं गोबी मरुस्थल, तो ये कहाँ है? तो चीन एवं मंगोलिया में है ये। और सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये भी अफ्रीका में है। और कालाहारी मरुस्थल ये भी अफ्रीका में है। ये कहाँ पे? बोत्सवाना में है। अब कालाहारी से एक प्रश्न बनता है कि यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति। पूछा जाता है बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है तो कालाहारी मरुस्थल में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी तो मीर कासिम ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। ठीक है, कब किया था? 1762 में किया था, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सुमिलित करने का दिया है। पहला है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसमें है? तो आर्टिकल 66 में सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें दिया है यानी पद अवधि? तो 67 में। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किसमें दिया है? 69 में। और उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति यानी राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ये किसमें दिया है? तो आर्टिकल 64 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है। और राष्ट्रपति के पद का किसमें उल्लेख किया गया? तो आर्टिकल 63 में उल्लेख किया गया। आप इस हिसाब से मिला लीजिएगा। आई थिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल सीरियल की उन्नत किस्में, यानी किसकी किस्में है ये? तो ये धान की किस्में है, जया, पद्मा एवं कृष्णा। अगर हम बात करें गेहूं की आप ध्यान रखिए, कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, ये किसकी है? गेहूं की। मक्का की बात करें तो गंगा 5, डेक्कन 101, गंगा 11, ये सब किसकी हैं? तो मक्का की है। जौ की बात करें तो ज्योति, आजाद, मंजुला, K15, ये सब जौ की हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
ध्यान रखिए बौद्ध संगीतियों दिया है तो उसको सुमेलित करना है। इसके अध्यक्ष के इसमें दिया, अध्यक्ष को मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत कौन थे? तो सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीत मोगलपुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध संगीत के तो वसुमित्र, यानी सभी सुमेलित हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीत की। प्रथम बौद्ध संगीत पूछा जाता किसके समय में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के समय में हुआ था। कहाँ पे? राजगृह में हुआ था। आप रिविजन करिएगा। और द्वितीय हुई थी कालाशोक के समय में। ठीक है, कहाँ पे? वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीत ये अशोक के समय में, आप ध्यान रखिए जरूर पूछा जाता है। अशोक के समय में कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ पे? तो ये कुंडलवन में हुआ था। और किसके समय में? तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। आप इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो खारवेल से कौन संबंधित है? कौन सा अभिलेख? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग नरेश किससे संबंधित है? खारवेल। तो ये किस वंश से? तो महामेघवाहन वंश, जिसे आप चेदी वंश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे? तो उड़ीसा में है, उदयगिरि पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 राज्य। ध्यान रखिए ये पड़ोसी देश राज्य पूछा है तो राज्य 16 होंगे। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो हट गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? ये किसका लोकप्रिय नारा था? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। कालीबंगा कहां पे है? तो राजस्थान में है। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ से कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? बंदरगाह। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन बी, हुमायूं की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी। 27 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं के कार्यकाल की बात करें तो 1530 से लेकर, ये 2 बार बना था बादशाह, 1530 से 1540, और दोबारा बना था 1555 और 56 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। और इसे बनवाया किसने था? तो इसकी बीबी हमीदा बानो ने बनवाया था। और वास्तुकार कौन थे इसके? मिर्जा ग्यास बेग। कौन? मिर्जा ग्यास बेग। और ये ईरानी संस्कृति पर आधारित है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? कितने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वो कौन कौन से आप नोट करिएगा। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तीसरा है कालका शिमला रेलवे। अगर हम बात करें यूनेस्को की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में पहला सफल कारखाना लगाया गया था। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ये भी 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। एक प्रश्न और बनता है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण आंदोलन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम भूख हड़ताल पूछा जाए तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। नेक्स्ट है, सारगेसो सागर अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है? ये अटलांटिक महासागर में है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट का अर्थ रोकना है? तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की रिट जारी करती है? तो 5 प्रकार की रिट जारी करती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत यह जारी करती है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह बात करें हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? किसका होता है रोकना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में
किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो असम में किसने किया था? शंकर देव ने किया था भक्ति आंदोलन का नेतृत्व। अगर हम बात करें शंकर देव की, इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है और अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किया था। किस नाटक शैली का? तो अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किया था। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगर हम बात करें तुकाराम की, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे और वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी तुकाराम ने। और एक प्रश्न और बनता है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में किसने प्रसारित किया था? तो रामानंद ने किया था। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसका है आदिल शाही। आदिल शाही किससे संबंधित था? तो बीजापुर से संबंधित था। कुतुब शाही, तो ये गोलकुंडा से संबंधित, इधर देख लेते हैं, तो गोलकुंडा से संबंधित था। और निजाम शाही की बात करें तो ये अहमदनगर से संबंधित था। और इमाद शाही, तो ये बरार से संबंधित था। और डी का हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। और निजाम शाही अहमदनगर पहला हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा। और इसका और क्या है? कुतुब शाही। कुतुब शाही किससे संबंधित था? तो 3 हो जाएगा। और ये दूसरा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो कौन भाग लिया था तीनों में? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक प्रश्न और बनता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक पहला कब हुआ था? 12 नवंबर से 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। दूसरा 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तीसरा 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिए। एक प्रश्न और बनता है, पहला किस वायसराय के समय हुआ था? तो इरविन के समय में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, और बाकी जो हुए थे विलिंगटन के समय में हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? तो ये रूसी क्रांति से लिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अगर बात करें फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। अगला है, वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो नदी से बनती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए यू आकार की घाटी किससे बनती है? तो हिमनद से यू आकार की घाटी बनती है। अगला है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो साइरस आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है। अगर हम बात करते हैं कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो मंदाकिनी में स्थित है। किसमें स्थित है? मंदाकिनी में। नेक्स्ट है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो ये पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था ऑप्शन सी 1911 में गाया गया था। और कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विशन नारायण ने की थी। किसने? विशन नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है सर्करिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में है। पश्चिमी सर्करिक, और पूर्वी पूछा जाए तो किबुतु। नेक्स्ट है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? ध्यान रखिए, राष्ट्रपति शासन पूछा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 माह के भीतर। अगर यही राष्ट्रीय आपातकाल होता, यानी जो आर्टिकल 352 के तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसमें होता 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता। अगर पूछा जाए कि अगर जो वित्तीय आपातकाल लगता है तो कितने महीने के लिए? तो 2 महीने के लिए होगा। ठीक है, आप इन तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रपति शासन में तो 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। और राष्ट्रीय आपातकाल यानी जो 352 के तहत लगता है तो वो 1 महीने के भीतर। और वित्तीय आपात जो 360 के तहत लगता है वो 2 महीने के भीतर। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। 52, 56 और 60, आप इसको ध्यान रखिएगा, 3 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है सूची 1, सूची 2, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद की क्या नाम पुस्तिका कौन सी है? इनकी अल हिलाल। और फिरोज शाह मेहता की कौन सी है? तो इसका हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल। एनिबेसेंट का है न्यू इंडिया। महात्मा गांधी का यंग इंडिया। आप इसको मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है,
भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? भूटान में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूखा जल विद्युत परियोजना भारत की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूटी पूछा है तो कौन सा है न्यूनतम? तो न्यूनतम हो जाएगा दमन दीव। क्या हो जाएगा? दमन दीव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दमन दीव कितनी है? 618 है। अगर अधिकतम पूछा होता तो पांडुचेरी का, अधिकतम पांडुचेरी का है, कितना है? 1037 है यहाँ की, ठीक है, पांडुचेरी का। अगर यहाँ राज्य पूछा होता तो राज्य में सर्वाधिक किसका है लिंगानुपात? केरल का है। कितना? 1084 है। आप रिवीजन करिएगा। हरियाणा का है, हरियाणा का सबसे कम है तो 879 है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं? तो म्यांमार नहीं शामिल है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं कही गई है? तो किन आधारों पर नहीं की गई है? तो ऑप्शन बी संपत्ति अधिग्रहण के द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। अगर बात करें नागरिकता की तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? 243 करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रांतों के लिए। अगर बात कर रहे हैं वित्त आयोग की तो वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और इसके जो है अध्यक्ष कौन है 15वें के? तो NK सिंह है। आप इसको भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते को माना जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत में पूछा जाए भारत में किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का राजदूत माना जाता है भारत में। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो उत्तरी द्वीप ऑप्शन बी लैंडफॉल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सीमित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? तो कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है, ठीक है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। या और बात करें हम लोक लेखा यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख मिलता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सबसे बड़ी समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, उसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है हंटर समिति की हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस पे जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। हंटर कमीशन कब आया था? तो 1882 में यह आया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? छोटी समिति थी सदन समिति, तो इसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को चुना गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए संचालन समिति, छोटी समितियां थी तो संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति KM मुंशी, और संविधान सभा के कार्यों संबंधी जो छोटी समिति थी वो GV मावलंकर उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो किसकी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा की। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट है वाटुलिज्म क्या है? तो वाटुलिज्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भोज्य पदार्थों से होने वाला विषालापन कहलाता है वाटुलिज्म। आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। बर्ड फ्लू का वायरस क्या कौन सा है? तो H5N1 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, तो वह क्या कहलाता है? तो वह अधिपादप कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है परजीवी, परजीवी जो भोजन लेते हैं, जैसे जू, पिस्सू वगैरह होते हैं, ये परजीवी होते हैं। और है मृतपोजीवी, जो मरे या सड़े गले से अपना भोजन लेते हैं, उसे मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कवक, मशरूम वगैरह। सहजीवी जो एक दूसरे का सहयोग करके अपना काम करते हैं, जैसे लाइकेन हो गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है। तो किसका उपयोग सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस को होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जात, जात, प्रजात यानी जात। तो प्रजात जो है सबसे मूल इकाई होती है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में होता है। ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो इसका पीडीएफ पार्ट टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे आंसर इसका मिल जाएगा। और अगर आपको तब भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं वहां पे इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लूरा किसका आवरण है? तो फ्लूरा जो है किसका आवरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या फेफड़े का आवरण है फ्लूरा, या फुफ्फुस या फेफड़े का। देखिए, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, मैं बता रहा हूं। जैसे एक होता है, फेफड़े तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ये प्रश्न बनता है, फेफड़े तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। ध्यान रखिए, वैसे तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में, पहले ये जान लेते हैं, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी में क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और एक होती है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा में जो है इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। ऐसा प्रश्न बनता है, एकमात्र सिरा कौन सी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो फुफ्फुस सिरा में होता है। आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सभी कीट होते हैं, सभी कीट क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिकोलेटिक होते हैं। यूरिकोलेटिक क्या होते हैं? वे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यूरिकोलेटिक कहा जाता है। जैसे पक्षी, कीट, सांप वगैरह ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और एक है यूरियोटेलिक, ये क्या होता है? जिसमें जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मानव वगैरह, मानव, तो ये स्तनधारी। तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरोटेलिक, ये जो यूरिया का उत्सर्जन। और अमीनोटेलिक क्या होता है? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे उभयचर आते हैं इसमें, मेढक वगैरह। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? ऑप्शन हो जाएगा डी, 14। नेक्स्ट है, प्लांक नियतांक का मात्रक। तो प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? तो इसका होता है जूल प्रति सेकंड। ठीक है। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल प्रति मीटर, इसका मान होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसको पहले आप पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, इसको खुद से एक बार सॉल्व करिएगा, यहाँ देखने के बाद खुद से सॉल्व करिएगा, तब देखिएगा कितना आपका सही होता है। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? पूछ तो आप सभी को पता है 45 डिग्री पर, अगर उधर पूछा जाता है तो 90 डिग्री। अगला है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में बनता है। तो क्या होता है? द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार बदल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो की है और ये चंद्रमा पे कितने किलो की होगी? तो 6 किलो की होगी, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के 1/6 होता है। तो क्या होता है? भार बराबर क्या होता है? तो भार बराबर mg होता है। mg जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है। और m द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। प्रक्रिया दिया है, परिवर्तन दिया है। वाष्पन में क्या होता है? तो द्रव गैस में बदल जाती है, क्या होता है? वाष्पन होता है। ऊर्ध्वपातन का क्या होता है? ठोस से गैस में बनना, क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। और हिमीकरण क्या होता है? गैस से द्रव में बन जाना, हिमीकरण होता है। पिघलना क्या होता है? ठोस से द्रव में बदलना, पिघलना होता है। ऑप्शन इसका मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा शायद। नेक्स्ट है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान क्या होगा? पहले ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR, यानी वोल्टेज बराबर क्या होता है? करंट इंटू प्रतिरोध होता है। तो अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? तो R1 + R2 + R3 होता है। तो 3 प्रतिरोध दिए हैं तो 5 या 15 हो जाएगा। और अब यही मान, प्रतिरोध का मान यहाँ पे रख देंगे। वोल्टेज कितना दिया है? 1.5 दिया है, तो बराबर हो जाएगा I × 15। तो यही इसका मान क्या आ जाएगा? I का मान क्या आ जाएगा? तो 0.1 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो पुतली के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो मिलान कर लेते हैं। पहले आप आपको सभी को पता होगा कि टीबी की खोज किसने की थी? तो किसने की थी टीबी की? तो J.L. बेयर्ड ने की थी।
आप इस हिसाब से मिला लीजिएगा। और जी मार्कोनी रेडियो की, जेल बेयर टीवी की, और ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? तो टेलीफोन की, और एडिसन ने तो ग्रामोफोन की। आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो अधातु कहलाते हैं। ठीक है। अगला है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2n² होता है। तो n कितना दिया है? 3 दिया है। तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो कौन सा नहीं बदलता? तो संयोजकता नहीं बदलती, बाकी परमाणु भार, धातु गुण और कोषों की संख्या इसमें परिवर्तन हो जाता है। अगला है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। तो ये कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, इट्रियम। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट ये लोहा का अयस्क है, इसका फार्मूला पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, Fe3O4। नेक्स्ट है, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? आप सभी को पता है, तो प्रीत ज्वर कारक एवं पीड़ाहारी है ये। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन नहीं बढ़ाता? तो ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, परस्की निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनले ने प्रतिपादित किया था। एक प्रश्न और बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? तो टेंसले ने किया था। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो IUCN के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विलुप्त प्राणियों का उल्लेख होता है। अगला प्रश्न है, यज़्गाबाद किस देश की राजधानी है? तो किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और अब बात करें कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, वर्तमान में नूर सुल्तान है। ठीक है। और किसका, और तजाकिस्तान की क्या है? तो दुशांबे है। उज्बेकिस्तान की क्या है? ताशकंद है। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में किस सॉन्ग को जो है ऑस्कर मिला है? तो नॉट नॉट सॉन्ग को। अगला है, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर sun यat-sen। इन्हें चीन का राष्ट्रपति पिता भी कहा जाता है। अगला, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि इसी दिन गांधी जी की पुण्यतिथि है, यानी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान किसका है? तो कर्नाटक राज्य का है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? तो ये गुड़गांव में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? तो संकट का प्रतीक चिन्ह कौन सा होता है? तो उल्टा झंडा जब होता है तो संकट का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है। और झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक होता है? तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। और सफेद झंडा किसका होता है? तो संघर्ष विराम का प्रतीक होता है। काला झंडा ये विरोध का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। और एक प्रश्न और बनता है, पहली बार ओलंपिक कब खेला गया था? तो 1896 में। और जो ये ओलंपिक कमेटी है इसका गठन कब हुआ था? 1894 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पुस्तक दिया है, कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। भवभीत की क्या है? मालती माधव। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा सही है। पाड़िन की नहीं, ये नहीं है, अष्टाध्यायी है पाड़िन की। क्या है? अष्टाध्यायी। और हिंदी व्यू ऑफ लाइफ किसकी है? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। नेक्स्ट है, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो 20वें संस्करण की मेजबानी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। और अब बात करें शिव शंकरी की, तो शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और राम दरत मिश्र को इन्हें 31वां क्या मिला था? सरस्वती सम्मान मिला था 2021 में। और 32वां किसे मिला? शिव शंकरी को। एक प्रश्न और, व्यास सम्मान किसे मिला है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो गंगा नाम है पहली क्लोन मादा बछड़े का। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये करनाल में है। ये भी प्रश्न बनता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अब ध्यान रखिए, ये तो प्रश्न पुराना है। अगर अभी हाल ही में विधेयक ला गया है जिसमें जो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है इनको हटा दिया गया है, ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिए। इनकी जगह पे विपक्ष के नेता को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है, जो ये चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा दिया गया है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया? तो टेरॉन 1 को लॉन्च किया था रिलेटिविटी स्पेस ने, शायद यूएसए की है ये, रिलेटिविटी स्पेस ने 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया था टेरॉन 1, लेकिन ये अभी हाल ही में असफल हो गया है। दोस्तों अब मैथ के प्रश्न है, उसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं, आप पीडीएफ इसका टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। 81 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 82 का क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, और 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी 83 का, और 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आप आंसर जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम से। और 85 का हो जाएगा ऑप्शन बी, और 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 86 का हो जाएगा, और 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 87 का। और आगे देखते हैं, और 88 का क्या हो जाएगा? 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 88 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, और 89 का हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, और 90 का हो जाएगा, 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोट का है? तो ये मीठा विशेषण कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक, क्योंकि ये गुण बता रहा है कैसा है, मीठा है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनाम विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ये दो भागों में बटा है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? योग का दान। नेक्स्ट है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छा लिखना कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला है, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साप्ताहिक। ये ए भी हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, साप्ताहिक और साप्ताहिक दोनों सेम ही है। अगला है, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? तो उड्डयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए, उत धन डयन। इसमें कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है, ठीक है। अब इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला कहा, ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, ये इडियम फ्रेज है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 97 का, व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ ए गैस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लीक। नेक्स्ट है, जो ये अंडरलाइन दिया है उसकी जगह क्या होगा? तो इसकी जगह होगा ऑप्शन बी, इलेक्टेड बाई द, ठीक है, इलेक्टिंग नहीं होगा, इलेक्टेड होगा। नेक्स्ट है 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग को क्या कहा जाता है? इगोनी, और इसका मतलब होता है पीड़ा, ठीक है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।